आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं विवेक कुमार एक सच्ची घटना के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम पुनर्जन्म से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे, जिसे साइंस ने भी सच माना कि हाँ, यह वाकई में एक पुनर्जन्म है। दूर दूर के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और यही पाया कि यह हाँ, वाकई में एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का जिला इटावा जिले का एक छोटा सा गांव शरीफपुर गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उनकी एक बेटी रहती थी। साल 1965 में सुमित्रा नाम की लड़की का उस परिवार में जन्म होता है और सुमित्रा के जन्म के कुछ साल बाद उसकी माता का देहांत हो जाता है। माता के देहांत के बाद उसका पिता कमाने के लिए गांव से बाहर चला जाता है। सुमित्रा अकेली रह जाती है। उसको उसका चचेरा भाई पालता पोसता है। और दोस्तों, सुमित्रा की जिंदगी में एक अकेलापन सा छाया रहता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहता है और सुमित्रा की शादी 13 साल की उम्र में एक जगदीश नाम के युवक से कर दी जाती है। शादी के कुछ समय बाद दोस्तों, जगदीश भी घर चलाने के लिए गांव से बाहर कमाने चला जाता है और सुमित्रा फिर वही अकेली पड़ जाती है। वक्त गुजरता रहता है। शादी के कुछ समय बाद साल 1984 में सुमित्रा को पहली बार एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसे लगा कि हाँ, मेरे कोई अपना आया है जिसके साथ मैं अपना वक्त बिता सकती हूँ, जिसके सहारे से मेरा जीवन कट सकता है, हंस बोल सकती हूँ। सुमित्रा अपने बेटे को बहुत प्यार करती और पुत्र के 5 महीने बाद वह गांव से बाहर पानी भरने गई। दोस्तों, ये तकरीबन अप्रैल महीने की बात है। सुमित्रा जैसे ही कुएं से पानी निकाल रही थी, उसने अपना बेटा साइड में लिटा दिया और वहां से पानी रखकर अपने सर पर वापस चलती है। और दोस्तों, अचानक वहां चीखने की आवाज आती है। चीखने की आवाज सुनकर दोस्तों, जैसे ही गांव के लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें सुमित्रा एक अलग ही रूप में दिखाई देती है। दोनों हाथ ऊपर और जो उसका बर्तन था वह गिर चुका था। मूर्ति की तरह वह खड़ी हुई थी। एक अजीब सी उसका हालात बने हुए थे। एक हाथ आसमान की तरफ और दूसरा हाथ बिल्कुल नीचे और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। आंखें उसकी गोल गोल घूम रही थी और दांत जोर जोर से खिटखिटा रहे थे और बुरी तरह वह चिल्ला रही थी। यह वाक्य देखकर आसपास के सभी लोग डर गए। 5 मिनट यह वाक्य उसके साथ चला और उसके बाद दोस्तों सभी घबरा गए। 5 मिनट बाद वह शांत होती है और अपने बच्चे को चुप करती है। और दोस्तों, वहां उसको एहसास था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। सुमित्रा वहां के लोगों से पूछती है, क्योंकि वो सब उसकी तरफ देख रहे थे कि यहाँ कुछ वाक्य हुआ है, क्या मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जो आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वह सब लोग इतने डर चुके थे कि किसी को कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था कि हम इसको क्या बताएं। लगभग 5 दिन बाद वह अचानक रसोई में खाना बना रही थी। फिर से यही घटना उसके साथ होती है। अचानक उसके दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे मुड़ जाती है, आंखें गोल गोल घूम रही थी और दांत जोर जोर से किटकिटा रही थी। इस बार सास ससुर आ जाते हैं और यह वाक्य देखकर सास ससुर भी बुरी तरह घबरा जाते हैं। दोस्तों, यह वाक्य देखने के बाद सास ससुर सुमित्रा के पति को बुलाते हैं और उसको पूरी घटना बताते हैं। घटना बताने के बाद, चूंकि गांव बहुत दूर था शहर से, तो एक वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य को यह पूरा वाक्य बताया जाता है। और वैद्य उसकी हालात देखते हुए बताते हैं कि यह बिल्कुल फिट है सुमित्रा, इसको कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, गांव में तरह तरह की बातें होती हैं कि इस पर भूत है, प्रेत है, साया है, और जितने लोग उतनी बातें गांव में होती हैं। यही सिलसिला उसके साथ 5 महीने तक चलता रहा। और चूंकि जगदीश अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत परेशान था, तो उसने शहर जाना भी छोड़ दिया था। और उसके बाद 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा अपने बच्चे को खिला रही थी और खिलाते खिलाते अचानक हाथ ऊपर और उंगलियां पीछे, आंखें गोल गोल घूम रही थी और दांत जोर जोर से खिटखिटा रही थी।
10 मिनट तक उसके साथ यह सिलसिला चला और इस बार सुमित्रा ने कुछ अलग बोला था। कुछ अलग ये बोला था कि 16 जुलाई 1985 को उसके साथ ये हादसा हुआ था और उसने कहा कि मैं आज से ठीक 3 दिन बाद मर जाऊंगी, यानी 19 जुलाई 1985 को वह मर जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उसने यह लाइन बोली कि मैं आज से 3 दिन बाद मर जाऊंगी, तो यह लाइन सुनकर सब सहम गए। एक अचानक दुख की लहर उसके परिवार में दौड़ पड़ी। और दोस्तों, उसका पति उससे पूछता है कि जब तुम्हें सुमित्रा दौड़े पड़ते हैं तो क्या तुम्हें कुछ पता है, महसूस होता है? सुमित्रा कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सुमित्रा इस बात का भी जिक्र करता है क्योंकि वह पति था, उससे रहा नहीं गया। बोलता है कि तुमने 16 तारीख को बोला था कि मैं आज से तीसरे दिन मेरी मौत हो जाएगी। 19 जुलाई आ चुकी थी और दोस्तों, आज वही दिन था जिस दिन सुमित्रा ने भविष्यवाणी की थी कि मैं आज इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी मौत हो जाएगी। तो पूरा दिन ठीक ठाक बीतता है और शाम आती है। 16 जुलाई 1985 की शाम आती है और पूरे दिन उसने यह सोचा था कि मैं आज कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, और वो करती ही नहीं है कि जिससे मुझे कोई हानि हो या मेरी मृत्यु हो। शाम के टाइम वह अपने घर में थी और उसे अचानक घुटन सी महसूस होती है और वह अपनी खिड़की पर खड़ी हो जाती है। वहां से उसकी सहेली गुजरती है और अपनी सहेली को देखकर वह बोलती है और आपस में दोनों बात करने लगती हैं। बात करते करते बातों में इतनी मगन हो जाती हैं कि एक दूसरे से इस कदर घुल मिल जाती हैं कि सुमित्रा सब कुछ भूल के अचानक अपने गेट पर आ जाती है और जोर जोर से ठहाके मार के उससे बात करने लगती हैं। और सुमित्रा कहने लगती है कि जब से मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया है मैं खुश रहती हूँ। और दोस्तों, इतना कहते ही अचानक सुमित्रा का वह रूप वापस आ जाता है, हाथ ऊपर उंगलियां पीछे, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी और दांत भी ठीक थे, यानी आंखें भी नहीं घुमा रही थी और दांत भी नहीं खटखटा रही थी। एक चट्टान की तरह सीधी खड़ी हुई थी। उसे हिलाया जा रहा था लेकिन वह नहीं हिल रही थी। और दोस्तों, वही हुआ जो सुमित्रा ने बताया। 16 जुलाई को उसने कहा था कि मैं 19 जुलाई 1985 को इस दुनिया से चली जाऊंगी, और वही हुआ। 19 जुलाई 1985 की शाम को उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, यह देखकर वहां अचानक इतनी भीड़ लग जाती है कि सुमित्रा की भविष्यवाणी ठीक हुई। कोई भी परिवार अपने बच्चे को नहीं भेजता बाहर, क्योंकि सबको यह था कि यह एक भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर, और तरह तरह की बातें होती हैं। अचानक गांव में एक शोक सा छा जाता है। वैद्य जी को बुलाया जाता है और वैद्य जी सुमित्रा को मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद एक अजीब वाक्या था सुमित्रा का, तो इस वाक्या को देखते हुए ज्यादा देर नहीं लगाते वहां के लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर, लड़कियां इकट्ठी हुई और अंतिम संस्कार के लिए उसका श्रृंगार करने लगी। इधर चिता सज रही थी और उधर सुमित्रा का श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार होते हुए अचानक उस कमरे से, जिस कमरे में उसका श्रृंगार हो रहा था, लड़कियां भागती हुई वापस आती हैं। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती हैं तो लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ। अचानक एक औरत घबराई हुई कहती है कि सुमित्रा की आंखें खुली हुई हैं। लोगों को लगा कि यह उसका वहम है। उसके तुरंत बाद दूसरी औरत आती है और कहती है उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अचानक वहां तीसरी औरत आती है और कहने लगी कि उसके दांत जोर जोर से खिटखिटा रहे हैं। जैसे ही वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य देखता है और लोगों से कहता है मातम मत बनाओ, सुमित्रा जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर एक अजीब सी खुशी की लहर वहां दौड़ती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सुमित्रा खड़ी होती है और कहती है कि आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और सुमित्रा के जिंदा होने की खबर जब उसके पति को लगती है तो वह भागा भागा आता है और अपनी पत्नी को गले लगाता है। पत्नी को जब वह गले लगाता है तो पत्नी कहती है आप ये मुझे क्या कर रहे हैं, आप इस तरह किसी पराई स्त्री को गले नहीं लगा सकते। इतना सुनकर पति बहक जाता है और सुमित्रा किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। सिलसिला चलता रहा और 3 महीने बीत गए। 16 जुलाई 1985 को उसने कहा था मैं
19 जुलाई 1985 को मर जाऊंगी। और 1985 से 20 अक्टूबर आ चुका था और उसने किसी को भी नहीं पहचाना था। 20 अक्टूबर 1985 आ जाता है और इस 3 महीने में वह एक काम करती है, एक रोज लेटर लिखती है और अपने पति से कहती है कि इसे पोस्ट ऑफिस में दे आओ। वो लेटर उसका पति उसे दे आता है। उसे लगा कि इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, मानसिक स्थिति है वह सुधार में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों 20 अक्टूबर 1985 को अचानक उस गांव में एक व्यक्ति आता है और सुमित्रा के बारे में पूछता है गांव के लोगों से कि क्या इस गांव में कोई ऐसी महिला रहती है जिसका व्यवहार और व्यक्तियों से अलग हो। तो दोस्तों वह बताते हैं कि सुमित्रा नाम की एक महिला है जिसका व्यवहार औरों से अलग है। पूछते पूछते वह जगदीश के घर पहुंच जाता है और उस घर में पूछता है कि यहाँ कोई सुमित्रा नाम की महिला रहती है। जगदीश उससे पूछता है कि आप कौन हैं। उसने बताया कि मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, पिछले 3 महीने से मुझे कुछ लेटर्स प्राप्त हो रहे थे और यही बात मैं आपसे पूछने आया हूँ कि यह लेटर्स कौन भेज रहा है, कौन ऐसी महिला है जिसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। तो जो जगदीश सुमित्रा का पति होता है वह उससे दोबारा पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस बार वह थोड़ा जोर से बोलता है कि मेरा नाम राम त्रिपाठी है और मैं डिबियापुर गांव से आता हूँ। इस बार वह नाम सुमित्रा के कानों में पड़ जाता है और जैसे ही राम त्रिपाठी सुमित्रा के कानों में नाम पड़ता है, सुमित्रा भागकर दरवाजे पर आ जाती है और आने के तुरंत बाद उस व्यक्ति के गले लग जाती है। यह देखकर वहां के लोग बदहवास हो गए और अचानक देखने लगे कि यह सुमित्रा इस व्यक्ति के गले की लगी हुई है। गले लगने के बाद राम त्रिपाठी उस सुमित्रा को अलग करता है और सुमित्रा से पूछता है आप कौन हैं। तो सुमित्रा जवाब देती है मैं आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूं। इतना सुनकर राम त्रिपाठी घूम जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूं। और दोस्तों राम त्रिपाठी अपने साथ एक सूटकेस लाए थे, उसमें लगभग कुल 15 फोटो थी। तो मैं उसको दिखाया जाता है पहला फोटो। तो शिवा के पिता जो सुमित्रा थी, जो अपने आप को शिवा कहने लगी थी, तो शिवा से पूछते हैं कि यह पहली फोटो किसकी है। तो दोस्तों शिवा कहती है कि यह मेरे पिता हैं। उसको आगे एक महिला की फोटो दिखाई जाती है। तो पूछा जाता है कि यह कौन है। शिवा कहती है यह मेरी माता है। और अगली फोटो में कि यह मेरा भाई है। और आगे उसको एक फोटो दिखाई जाती है तो वह बताती है ये मेरा पति है चंडीलाल। और दोस्तों उसके बाद उसको 2 बच्चों की फोटो दिखाई जाती है। वो कहती है यह मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम रिंकू और एक का नाम टिंकू। उसके बाद एक और महिला की फोटो आती है और उस महिला की फोटो देखने के बाद वह चुप हो जाती है। शिवा का पिता कहता है कि बताओ ये कौन है। शिवा घबराई हुई थी, डरी हुई थी और डरते डरते वह बताती है कि यह मेरी ननद है। इसी ने 19 जुलाई 1985 को मेरे सर पर वार किया था और मुझे मार दिया था। दोस्तों जिस तरह सुमित्रा ने भविष्यवाणी की थी कि 19 जुलाई 1985 को मैं मर जाऊंगी, ठीक उसी दिन 19 जुलाई 1985 को सर पर वार करके मार दिया था। और दोस्तों सुमित्रा को अचानक उसका पिता खड़ा होता है और गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। वहीं सुमित्रा एक ठाकुर परिवार से और शिवा एक ब्राह्मण परिवार से थी, दोनों अलग अलग। और यह देखकर अचानक किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि यह आखिर हो क्या रहा है। शिवा का पिता बताता है 24 अक्टूबर 1962 को मेरी बेटी का जन्म इटावा जिले का एक छोटा सा गांव दिव्यापुर उसमें होता है। और मेरे परिवार में मैं एक खुद लेक्चरर हूं और मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी थी। घर में एक पढ़ाई का माहौल था और इसी बीच उसकी शादी एक ऐसे घर में कर दी जाती है जहां कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। उसका पति था कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से
उसके घर में अनबन रहती थी, बनती नहीं थी किसी से, जिससे कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, उसकी मैरिड लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, जिससे झगड़े बनते रहते थे घरों में। और उसके बाद अचानक एक अंकल आंटी, जो शिवा के अंकल आंटी थे, वह राम त्रिपाठी जो शिवा का पिता था, उसको खबर देते हैं कि शिवा ने सुसाइड कर लिया है। घर में कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हुई और उसने सुसाइड कर लिया है। यह बात सुनकर राम त्रिपाठी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। और शिवा के ससुराल वाले राम त्रिपाठी के आने से पहले ही शिवा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि शिवा का अंतिम संस्कार हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों, एक चीज दोनों में कॉमन थी कि सुमित्रा की मौत और शिवा के जन्म में 24 घंटे का अंतर था दोनों में, और 19 जुलाई दोनों में 24 घंटे का अंतर था। उसके बाद में यह पता चलता है कि राम त्रिपाठी को किसी ने बताया कि हमने 18 जुलाई 1985 में उसके पिता को यह बात चलती है पता कि किसी को, अनजान व्यक्ति को सुमित्रा की लाश को ट्रैक के किनारे फेंक दिया था। और उसके बाद सुमित्रा का पिता, जो अब शिवा बन चुकी थी, पुलिस में कंप्लेंट करता है और पुलिस गिरफ्तार करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सभी लोग रिहा हो जाते हैं। यह पूरी कहानी जगदीश को सुनाई जा रही थी और उसके गांव वालों को सुनाई जा रही थी। उसके बाद कहानी खत्म होती है और शिवा का पिता खड़ा होता है और शिवा का पिता जाने लगता है, तो शिवा कहती है, नहीं पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। उसके बाद अपने पिता के साथ जाती है। राम त्रिपाठी अपने घर ले जाते हैं उसे। उसके बाद अपने दोनों बेटों से मिलती है, रिंकू और टिंकू से मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अचानक उसको ख्याल आता है कि जो उसकी ससुराल थी, चंडीलाल का घर था, उसने उस पर बहुत जुर्म ढाए थे उस परिवार ने। और उसको पता चलता है जो उसका अभी फिलहाल पति था जगदीश, वह एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे समाज से था, गरीब बेशक था लेकिन उसको प्यार करता था। तो वह अपने पिता से कहती है कि मैं अब जगदीश के ही साथ रहूंगी और उसी के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। और दोस्तों, वही शरीफपुर जाती है शिवा और अपने बेटे को अपनाती है, अपने पति को अपनाती है और दोनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। चर्चा में दोस्तों तब आती है, तब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के कुछ लोग इंडिया इटावा आते हैं और वहीं कुछ इंडिया के साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक भी इटावा आते हैं और शरीफपुर गांव में इस कहानी का फैक्ट चेक करते हैं। तो वाकई में यह कहानी एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना थी और पहली एक ऐसी घटना थी जिसे विज्ञान ने भी सच बताया कि हाँ, यह पुनर्जन्म की ही घटना है। उन्होंने बताया कि हाँ, वाकई में शिवा का जन्म सुमित्रा की बॉडी में यानी सुमित्रा के तौर पर हुआ था। दोस्तों, वहीं उस 45 मिनट के अंदर सुमित्रा की मौत हुई और सुमित्रा का जो शरीर था उसमें शिवा की आत्मा ने जन्म लिया। उसके बाद 1998 में शिवा की मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण। आज भी उनके दोनों बच्चे रिंकू और टिंकू मौजूद हैं, इटावा जिले के शरीफपुर गांव में रह रहे हैं। और दोस्तों, हम इस घटना से यह साबित करना चाहते हैं कि वाकई में कुछ पुनर्जन्म की कहानियां सच्ची होती हैं। यह उन्हीं सच्ची घटनाओं में से एक घटना थी। अगली बार हाजिर होंगे एक इसी तरह की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें।